मेरे साथ मौजूद हैं बनारस के पूर्व मेयर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग भारत के पूर्व सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल जी। कौशलेंद्र जी, आपका स्वागत है। कौशलेंद्र जी, आप प्रतापगढ़ के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं और आप पिछड़ा वर्ग आयोग के 3 वर्ष तक बहुत सक्रिय और तेज तर्रार मेंबर रहे हैं। पूरे भारत में आपकी ख्याति है। आज हम कौशलेंद्र जी से कुछ बातें पूछना चाहते हैं। चुनाव का वक्त है और 2024 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत तेज़ी और पूरे जोश के साथ लड़ रही है। वो चाहती है कि इस बार 400 के पार हम जाएं। ऐसा नारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आपके प्रधानमंत्री ने दिया है। आपको क्या लगता है पूर्वांचल में क्या स्थितियां हैं? और ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जिसको आपकी सरकार ने पहली बार आज़ादी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसकी दी, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी के बाद जब ये दर्जा दिया गया, आप 3 साल उसमें मेंबर रहे, आपने तमाम सारे मामले किए, बहुत सारे आपके चर्चित फैसले हुए, चर्चित मामलों में आपने इंटरवीन किया। आज काशी में आप बहुत कम उम्र में मेयर थे, विद्यार्थी परिषद की राजनीति से आप आए, काशी में रहे, लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा। ये पूरी जो यात्रा है आपकी, इसमें सबसे ज़्यादा सुखद एहसास आपको कहाँ काम करके मिला और कैसे लगा कि आप नौजवानों के लिए, देश के लिए और पार्टी के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं? देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में क्या स्थिति है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार से अधिक सीट हम लोग पूर्वांचल में इस बार जीतने की स्थिति में आ गए हैं। पिछली बार से अधिक माननीय प्रधानमंत्री जी की नीचे तक, खास तौर से जो दबे कुचले समाज थे, उनमें प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता बढ़ी है। जो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी की, उसके कारण, और जो सोशल सिक्योरिटी के, जो सोशल वेलफेयर की स्कीम केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने चलाई है जी, उससे गरीबों में और पिछड़े लोगों में और दबा कुचला जो वर्ग है, जो लंबे समय से शोषित और प्रताड़ित रहा है, उसको प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और बढ़ा है, जिसका परिणाम होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल की सभी सीटों पर लंबी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। आज विपक्ष के लोग और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध में जो ताकतें सक्रिय रहती हैं, वो निश्चित रूप से जाति समीकरण और फलाना ढिकाना 10 तरह की चीज़ें करके दुष्प्रचार जरूर कर रही हैं। लेकिन इस बार जो मतदाता तबका है जी, जो गरीब वोटर क्लास है, हाँ, वो वोटर क्लास सीधे मोदी जी और वोटर क्लास एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमको लगता है कि लंबे मार्जिन से और ख़ास तौर से पूर्वांचल की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। इतना भरोसा है आपको? निश्चित रूप से। क्यों? भरोसे का कोई आधार लगता होगा आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आप सोचिए कि इस देश के अंदर गरीब अस्पतालों में जाते थे, बिना इलाज के दम तोड़ देते थे। ठीक है। आज 5 लाख रुपए तक का उनको मुफ्त में कार्ड मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है जी। और उस कार्ड से वो किसी, जहां अमीरों का इलाज होता था, उस अस्पताल में उनका इलाज हो जाता है। इतनी बड़ी सोशल सिक्योरिटी पहले की किसी सरकार ने नहीं दी थी। ठीक है। दूसरी बात, एक शौचालय के लिए, एक आवास के लिए जनता को प्रधानों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन आज मोदी जी की सरकार पात्रों को चिन्हित करके स्वयं से उनके घर पे जा करके उनको दे रही है। किसानों को सम्मान निधि देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और इस प्रकार के ढेर सारे सोशल सिक्योरिटी का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि जनता में उनकी स्वीकार्यता और उनकी नीतियों के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। तो आपको लगता है यही जो लाभान्वित तबका है, जिसके प्रति सरकार ने अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में, शिक्षा में या हाउसिंग में, तो ये वो तबका है जो आपको वोट करेगा? नहीं, जब आप तबके की बात करेंगे तो कोई ऐसा तबका नहीं है जो कि प्रधानमंत्री जी के साथ ना हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें घूम फिरकर अंततः जात न पूछो साधु की, लेकिन साधु की जात भी लोग पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से ठाकुर नाराज है, छत्री नाराज है। तो एक तरफ तो
एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जो पूछता है, कहता है कि बौद्धिक तबके में कि जात न पूछो साधु की, और फिर साधु की जात बार बार पूछते हैं। अभी इलाहाबाद में आज उन्होंने कहा है कि एक दलित आदमी को, दलित संत को महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको ठाकुर घोषित कर दिया। जाति कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खासकर पूर्वांचल के चुनाव में। आप पिछड़ी जाति से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, आप पटेल समाज की पैदाइश हैं, आप कर सकते घर में पैदा हुए। तो ये जो उत्तर प्रदेश का पटेल समाज है, किसान समाज है, ये पटेल चलेगा, किसान समाज चलेगा, पिछड़ा चलेगा, या जाति में राजभर, पटेल, निषाद, किस तरह की थ्योरी आप देख पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष चाहे जो भी थ्योरी चला ले, लेकिन मैं कह सकता हूं जी कि अगर आप इस मुद्दे पर भी आएंगे, पहली बात तो मैं स्पष्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति में कोई विश्वास नहीं रखती। ठीक है। प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, अगर आप पंडित दीनदयाल जी की भी बात अगर आप करेंगे तो पंडित दीनदयाल जी की भी जो एकात्मानववाद की थ्योरी है, उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की बात की गई है। विकास के किरण को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही गई है। आज मोदी जी की भी अगर आप पॉलिसी देखें तो वो गरीब की बात करते हैं, न कि जाति की बात करते हैं। ये अगर आप जाति की भी बात करते हैं तो आज मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगभग 22 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, और उस 22 कैबिनेट मिनिस्टर में मुझे लगता है कि 10 कैबिनेट मिनिस्टर पिछड़े वर्ग से आते हैं। आज तमाम अगर पटेल समाज की भी राजनीति की अगर अब बात करें जी, तो 22 में से 3 कैबिनेट मिनिस्टर पटेल समाज के आते हैं। एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। राजभर समाज को भी 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर देने का काम किया है। आप पिछड़ों के जो भी, चौहान समाज को भी योगी जी की कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिला है। इस प्रकार से आप मौर्य समाज को भी व्यापक प्रतिनिधित्व मिला है। आप जब देखेंगे तो पिछड़े हों, अगड़े हों, दलित हों, वंचित हों, सबको प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो कभी नहीं मिलता था वो गौरव और सम्मान हमेशा जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसने देने का काम किया। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई पार्टी फेस बना करके किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ेगी। आज 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बना के, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो बार बार कहते भी हैं कि मैं पिछड़ी जाति से हूँ और पिछड़े जाति से वो आते हैं। और पिछड़ी जाति का होने के नाते आपने देखा होगा कि गांधी परिवार उनको कई बार अपमानित करने का भी काम किया है, लेकिन बीजेपी उनको चेहरा बना करके 2-2 चुनाव लड़ी और अब तीसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ने और जीतने जा रही है। देश का सबसे बड़ा नेता और भारतीय जनता पार्टी का सर्वमान्य नेता पिछड़े वर्ग का है। इससे अधिक सम्मान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को नहीं दे सकती। आज देश की महामहिम राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा पद है वो आदिवासी समाज की महिला। कभी इस देश के अंदर सोचा नहीं जाता था। कांग्रेस पार्टी जो सामंतवाद की प्रतीक थी, जो एक दबंगई का जो हाँ आलम था, आज उससे जब हम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे बढ़ते हैं तो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति होता है और आदिवासी समाज की महिला इस देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर विराजित होती है। मतलब आपका मानना है कि पिछड़े, दलित, वनवासी, इन सबको सत्ता के शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ने पहुंचा दिया? मेरा मानना नहीं है। आप देख सकते हैं कि मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। अच्छा है कि वो ललकार कर कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। केवल आते हैं और ललकार कर कहते भी हैं। आप उत्तर प्रदेश में कृषक जाति से, कुर्मी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, पटेल हैं, पटेलों के बीच में आपने खूब काम भी किया है। किस तरह की वोटिंग ट्रेंड आपने पटेलों में देखा? कैसे पार्टी के लिए वोट करते हैं, मसले पर वोट करते हैं या जाति के लिए वोट करते हैं?
देखिए, अभी तो जो पिछले 2014, 2017, 2019 और 2022 जी ये 4 चुनाव समूचा पिछड़ा वर्ग जी मोदी जी को देख रहा है और उनको इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है और उनके नाम पर वो वोट कर रहा वो है। जाति में नहीं बट रहा। वो जाति में नहीं बट रहा, वो मोदी के नाम पर एकजुट है और मोदी को वो चुनाव जितवाने का काम कर रहा है। आप देखते होंगे कि कई बार उसी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मोदी जी की नीतियों में, मोदी जी के कामों में विश्वास करते हुए उसी जात का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जीताता मतलब है। वो मोदी के साथ जुड़ा है, अपनी बिरादरी के लोकल आदमी के साथ उसका स्नेह उतना नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता के साथ है। मोदी जी के साथ उसका विश्वास है, मोदी जी के साथ उसका अटैचमेंट है, मोदी जी के नीतियों से उसका लगाव है। इसीलिए आ गया क्या मोदी की गारंटी तक ये चुनाव 2024 का? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी और इस देश में सबसे बड़ा कमिटमेंट है। मोदी जी जिस बात को कह दिए उस काम को उन्होंने करके दिखाया है। आप देख सकते हैं कि कोई कल्पना कर सकता था क्या कि भारत से धारा 370 कश्मीर से हटेगा? कोई कल्पना कर सकता था क्या कि राम मंदिर का निर्माण होगा? कोई कल्पना कर सकता था क्या कि इतना भव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर बनेगा? आज विंध्यवासिनी मैया का इतना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, इस बात की कोई कल्पना कर सकता था क्या? ये बात जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कठिन से कठिन काम जो असंभव लगता था वो इस सरकार ने करने का काम किया है। कौशलेन जी, आप एक घटना आपको याद दिलाऊं, अयोध्या में आपकी बिरादरी के कुछ लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म अनुयायी हो गए थे कुछ 10-20 साल पहले। आपको क्या लगता है कि आपके जो कृषक समाज है, पटेल समाज है, वो ईश्वर पर कितनी आस्था रखता है? नहीं, पटेल समाज ईश्वर पे पूरी आस्था रखता है और वो उपासना की कई पद्धति होती है जी। कुछ पद्धति मूर्ति पूजा की होती है, कुछ पद्धति सीधे भगवान की पूजा, ईश्वर की पूजा की होती है। तो अभी तो अधिकांश लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईश्वर की आराधना दूसरे माध्यम से करते हैं। ईश्वर को मानते हैं, कोई ईश्वर के रूप में, कोई मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर को मानने वाले 100% लोग हैं। किसान तो वैसे भी प्रकृति को बिल्कुल और आप उत्पादक हैं, अन्नदाता हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसी कौम में पैदा हुए, विद्यार्थी रहे और विद्यार्थी परिषद के साथ आपको ये गौरव शायद होता होगा कि आप पहली बार उस आयोग के मेंबर बने जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। आप वहाँ काम करके आपको बहुत आनंद आया, या आप जब काशी के अपने ही शहर के अपने ही लोगों के बीच में मेयर साहब के रूप में थे, दोनों में कुछ अनुभव आपके रहे होंगे? देखिए, मैं संगठन को और प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को जी धन्यवाद देता हूं कि उनके विश्वास से, उनके आशीर्वाद से मुझे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बनने का अवसर मिला। जो संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बाद जो 5 लोगों की टीम बनी उसमें मुझे नामित किया और काम करने का अवसर मिला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में काम करने का एक अलग आनंद था जी। वहाँ ऐसा लगा, एक जॉब सेटिस्फैक्शन जो आदमी के जीवन में काम करने की संतुष्टि होती है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण करने का जो आनंद वहाँ मिला, वो एक, मैं उसको जॉब सेटिस्फैक्शन के रूप में लेता हूँ। और मैं पूरी संगठन को, भारतीय जनता पार्टी परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को उस काम को करने के लिए चुना गया और जिसमें हम लोगों ने चाहे केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन देने के लिए, चाहे नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन देने के लिए, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू बॉयज़ गर्ल्स स्कूल, रणवीर संस्कृत स्कूल में रिजर्वेशन देने समेत तमाम जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन किए, वो सरकार ने सहर्ष माना और उसको तत्काल कार्रवाई की। ये काम भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जब आयोग बना, कई घटनाएं ऐसी चर्चा में आई
कई बार व्यक्तियों के साथ आयोग चर्चा में आते हैं, कई बार महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, मानवाधिकार आयोग, कई बार व्यक्तियों के कारण भी चर्चा में आते हैं। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया कि पूर्वांचल में आपके कारण बहुत बार पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चाएं हुई, और या जहां आप प्रतापगढ़ में चुनाव के प्रभारी बनकर आए हैं, यहाँ की भी कुछ घटनाएं ऐसी थीं, अगर इस चुनावी दौर में आप याद करना चाहें उसे, कि तमाम सारे। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जब भी जी मेरे पास किसी आयोग के सदस्य के नाते पिछड़े वर्ग की व्यक्ति की कभी भी समस्या आई, जो चीज़ हमारे अधिकार क्षेत्र में था, निश्चित रूप से हमने उस पर कार्रवाई किया और उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया, उनको राहत दिलवाने का प्रयास किया। और उससे भी बड़ी बात बताऊं कि तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं, लेकिन हमने कठिन से कठिन निर्णय में पार्टी का कभी कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। उल्टे कितना भी कठिन निर्णय हो, पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद और पार्टी नेतृत्व का हमेशा सपोर्ट हमको रहा, कई बार, और जिसके कारण हम कई बड़े फैसले ले सके। कई बार जब आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग सरकारों को, किसी भी सरकार को हो, किसी भी राज्य सरकार में हो, आपकी सरकार हो या किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, आयोगों के फैसलों को लागू करने में, उनको सुनने में, स्वीकार करने में झिझकते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसी स्थितियां तो नहीं आई आपके सामने कभी? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में हम लोग उड़ीसा में गए थे। अच्छा। तो वहाँ मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जनता दल, बीजू जनता दल की सरकार है। हाँ। और वहाँ आज तक एजुकेशन में ओबीसी समाज को रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, एजुकेशन में आज तक वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। हाँ। और वो लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, और कई बार रिकमेंडेशन करने पर और सुनवाई करने पर भी उन लोगों ने आज तक रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, फिर आप एजुकेशन में वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। हाँ। हमने वहाँ रिकमेंडेशन करके छोड़ा है, और अभी जो हमारे बाद जो आयोग आई है, हाँ, वो भी लगातार उसके लिए प्रयासरत है। परसू कर रहे हैं कि आप वहाँ परसू हो रहा है। अभी पूरा इंडिया गठबंधन जो है, जो विपक्ष है, जिसको आप लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, बाकी लोग इंडिया या जो भी है, राहुल गांधी की कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहती है। आप उस आयोग के मेंबर भी रहे, उस कौम के नेता भी हैं, उस कौम में पैदा हुए नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो आपको क्या लगता है, आप कैसे अपने नौजवानों को आश्वस्त करेंगे कि आरक्षण रहेगा? देखिए, मैं कांग्रेस के डीएनए के बारे में चर्चा करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। जी। आप निश्चित रूप से काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानते होंगे। बिल्कुल। काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट पिछड़ों के उत्थान के लिए एक आयोग गठित हुआ था, और उसकी जब रिपोर्ट आई, हाँ, तो उस समय चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हो, चाहे मिसेस गांधी की सरकार हो, इन सब लोगों ने काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में, या मैं कह सकता हूं कि कूड़ेदान में डालने का काम किया। जब 1979 में बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में मंडल कमेटी की रिपोर्ट आई, और 1980 में बीपी मंडल साहब की कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद, इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी इस कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल करके रखा था। उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बीपी मंडल कमेटी की रिपोर्ट जब 1993 में लागू हुई, उस कमेटी की रिपोर्ट भी इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आधा अधूरा रिपोर्ट लागू करने का काम किया। अभी 2020 में जब हम लोग कमीशन में आए, 1993 में जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, तो उसमें क्रीमी लेयर के साथ मिला और तमाम अधिकारों को कटौती के साथ मिला। जब हम लोग, और नौकरी में रिजर्वेशन मिला, एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं मिला। अच्छा। आप 1993 में देखिए, फिर 2007 में हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला। 2007 में 93 में नौकरी में मिला। हाँ। 2007 में हायर एजुकेशन मिला। एज ए कमीशन मेंबर, हमारी जो पूरी कमीशन थी, हम लोगों ने जब 2020 में रिकमेंड किया केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए, तो 2020 में जाकर के बेसिक एजुकेशन में रिजर्वेशन शुरू हुआ। फिर
अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती तो जो काम 1918 में मोदी जी की सरकार ने किया, 2018 में मोदी जी ने किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, वो ये लोग पहले भी कर सकते थे। अभी नीट में जो केंद्रीय कोटा था उसमें रिजर्वेशन कांग्रेस चाहती तो दे देती, लेकिन इस काम को भी मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कहने पर किया। तो इस तरह के जो बड़े बड़े पिछड़ों के उत्थान के काम थे उसको मोदी जी की सरकार ने किया। कांग्रेस की तो डीएनए ही पिछड़ा विरोधी है। हम लोगों का शर्म से सर तब झुक जाता है जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में मेंबर नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब मंडल कमीशन पे बहस हो रहा था तो पिछड़ों को उन्होंने बंद डिब्बे में कीड़े के समान उन्होंने कहने का काम किया था। पिछड़े वर्ग उनको उस समय कीड़े देख रहे थे। आज उनके पिता पिछड़ों को कीड़ा कह रहे थे, उनके दादा दादी नाना नानी पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का, रोकने का देश के अंदर 7-7 दशक तक काम किए। आज वोट के खातिर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश का एक प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है। पिछड़ों का इस देश के अंदर उत्थान हो रहा है, पिछड़े आगे बढ़ रहे हैं, इस नाते वो भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही किसान आयोग की जब बात आती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात आती है, जब आप किसानों को एमएसपी देते हैं, किसानों के लिए नया कानून लाते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस किसान विरोधी घोषित करने की कोशिश करती है। अभी वो आपको आरक्षण का विरोधी, वही आपको आरक्षण का विरोधी घोषित कर रही है। तो क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, आरक्षण पर चुनाव के समय आपको सफाई देने की स्थिति आ जाती है। ये बात कंटिन्यूअस इतनी पब्लिक डोमेन में आने में कहीं कोई कठिनाई रही क्या? पब्लिक डोमेन में ये बातें क्यों नहीं आ पाई जो आप आज रहस्योद्घाटन कर रहे हैं? नहीं, सब चीज़ पब्लिक डोमेन में है। अच्छा। और लोग जानते भी हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं सब जानते हैं, और हमारे नेतागण इसको भाषणों में भी कहते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो षड्यंत्रकारी चरित्र है। अच्छा। ये हमेशा बैकवर्डों को, पिछड़ों को दबाना चाहते हैं। ये चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री से हटाने का षड्यंत्र किए, ये बीपी सिंह साहब को प्रधानमंत्री से हटाने का षड्यंत्र किए, अटल जी जब देश का विकास कर रहे थे तो कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके हटाया। ये मूल चरित्र इनका षड्यंत्रकारी है। काका कालेकर कमेटी क्यों रोके, इसका जवाब ये दे सकते हैं। जब 1980 में बीपी मंडल साहब ने रिपोर्ट दे दिया, 93 तक क्यों आरक्षण नहीं मिला? 93 में नौकरी में मिल गया आरक्षण, 2007 तक ये क्यों नहीं दिए? तो जब आप इनकी गहराई में जाएंगे तो इनका डीएनए बैकवर्ड विरोधी है। आपकी जो बिरादरी है, आपका जो पिछड़ा समाज है, बीते 2 दशक में मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि बीपी सिंह के आने के बाद जागरूकता बहुत आई है। आप पढ़ाई में भी आगे पहुँचे, हायर एजुकेशन में भी आप खूब आगे आए। ये अलग बात है कि आप पदों पर कम हों या ज़्यादा हों, लेकिन जागरूकता आई है। ये आपके समाज के लोग भी कहते हैं और ये बाकी लोग भी स्वीकार करते हैं। तो जो आपका जागरूक समाज है और कृषक समाज है, जो अब नए मतदाता आए हैं, खासकर पटेल बिरादरी के, पिछड़ी जाति के, उत्तर प्रदेश के, उनके लिए कोई संदेश है कि षड्यंत्र से कैसे बचें वो? देखिए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस को, पूरे पिछड़े समाज को कांग्रेस के डीएनए को देखना पड़ेगा, उनके डीएनए को समझना पड़ेगा। और ख़ास तौर से पिछड़े समाज के एक बड़े नेता अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए हैं, कांग्रेस के वो काउंटर पार्ट बन गए हैं। उनको भी कांग्रेस के डीएनए पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने 70 सालों तक पिछड़ों के विकास को रोके रखा, पिछड़ों को पीछे ढकेलने का काम किया, पिछड़ों को पार्लियामेंट के अंदर बंद डिब्बे में कीड़ा कहने का काम किया, ऐसे लोगों के साथ सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं पूरे पिछड़े समाज को आगाह और सतर्क करना चाहता हूं। कौशलेन जी, आपने अपनी बातें अच्छे मन से कहीं। चुनाव के इस व्यस्त समय में आपने संडे मेल के लिए कुछ वक्त निकाला, हम आपके आभारी हैं। और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के बीच, खासकर नौजवानों के बीच, मैं कुछ न कुछ ऐसी बातें लेकर आऊँगा जो किसी न किसी आयोग के साथ जुड़ी होगी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे SC/ST आयोग हो, और चाहे भारत में जिस किसान आयोग के बनाने की मांग की जा रही है, या भारत सरकार ने जो और आयोग बनाए गंगा के लिए, पानी के लिए, मैं एक एक आयोग पर चर्चा करता रहूँगा। मेरे साथ थे कौशलेन सिंह पटेल जी,
भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व मेंबर, काशी के पूर्व मेयर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।